अगर आप केविंग के बारे में जानते हैं तो शायद आपने नटी पटी केव इंसिडेंट के बारे में जरूर सुना होगा, जो आज तक दुनिया का सबसे दर्दनाक और खौफनाक केविंग इंसिडेंट रहा था। पर क्या आपको ये बात पता है कि बिल्कुल ऐसा ही इंसिडेंट देखने को मिला था आज से 40 साल पहले वाइल्ड कैट केव डिजास्टर में, जिसके बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता। दिन था 5 अक्टूबर सन 1965। अमेरिका के क्लीवलैंड में सिचुएटेड हिंकली रिजर्वेशन के अंडर एक केव है जिसका नाम है वाइल्ड कैट केव, और इसका एंट्रेंस बिल्कुल एक खौफनाक मौत की तरह दिखता है। इसी दिन केव के पास वाले रोड से एक स्कूल बस गुजरती है जिसमें मॉरिस पेजोल्ट और उसके कुछ दोस्त बैठे हुए थे। मॉरिस के पहले भी कई बार इस केव में आने के बावजूद भी वो इस बार भी केव में जाने का डिसाइड करता है और अपने दो दोस्तों के साथ बिना किसी को इन्फॉर्म किए केव के अंदर जाने लगता है। इस बार उनका प्लान था केव के एक मिस्टीरियस चैम्बर तक पहुंचने का, जहां तक वो पहले कभी नहीं गए थे। केव अंदर से काफी ज्यादा कंजेस्टेड था, जिस वजह से उनको अपने घुटनों के बल चलकर आगे जाना पड़ रहा था। अंदर चारों तरफ लाइमस्टोन के नुकीले शार्प चट्टानें निकली हुई थी और अंदर जाते जाते टेम्परेचर भी कम होने लगा था। बाहर की रोशनी भी आनी बंद हो चुकी थी, मतलब कोल ब्लैक। मिस्टीरियस चैम्बर से वो 80 फीट दूर थे, जहां से वो टर्न होकर वापस निकल सकते थे। मॉरिस अपने दोस्तों को गाइड करते आगे चलते जा रहा था और लगभग 35 फीट की गहराई को कंप्लीट करने के बाद उसे एक लीनिंग स्टोन को पार करना था, जो सिर्फ 12 इंच चौड़ी थी, लगभग एक मैकबुक जितनी। हालांकि मॉरिस इस रास्ते को भी विगल करके पार कर लेता है। आगे बढ़ते उसको बॉडी पर बहुत सारे कट्स लगते जा रहे थे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर इसी दौरान मॉरिस से एक ऐसी गलती हो जाती है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। लीनिंग स्टोन को पार करने के बाद वो लेफ्ट डायरेक्शन में चला जाता है, जबकि उसे जाना आगे था। जिस डायरेक्शन में मॉरिस आगे बढ़ते जा रहा था वो कोई पैसेज नहीं बल्कि केव के अंदर बनी हुई एक लंबी दरार थी, जिसके आगे कुछ भी नहीं था। वो दोस्तों को पीछे छोड़कर बहुत आगे आ चुका था और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगभग 15 डिग्री स्लोप में आगे बढ़ने लगा। इस वक्त वो रास्ता इतना पतला हो चुका था कि उसे सीवियर पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, पर वो मुड़कर वापस भी नहीं जा सकता था। ठीक सामने ऊपर और नीचे की तरफ बेड रॉक्स पड़े हुए थे, मतलब बड़े पत्थर। वो कैसे भी करके उन्हें पार करने की कोशिश करता है, पर वो उसे पार करता उससे पहले नीचे की साइड वाला बेड रॉक हिलकर उसके ऊपर की तरफ दबाने लग जाती है, और वो थोड़ा भी हिल रहा था तो वो पत्थर उसे उतनी ही तेजी से दबाने लग जा रही थी। और फिर मॉरिस सामने देखता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है। फाइनली उसको पता लग चुका था कि वो एक अपसाइड डाउन पोजीशन में, वो भी एक अंधेरे 60 फीट की गहराई में फंस चुका है। वो डर के मारे रोने लग जाता है और मदद के लिए चिल्लाता है, पर बदकिस्मती से उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला था। तो आप सबका स्वागत है केव इंसिडेंट के इस एपिसोड में, और आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ वाइल्ड कैट केव डिजास्टर। मॉरिस एक 14 साल का काफी शांत और होनहार बच्चा था, जो अपने पेरेंट्स के डिवोर्स हो जाने के बाद अपने भाई डोनाल्ड के साथ मेथोडिस्ट चिल्ड्रंस होम में रहता था, जो ऑर्फन बच्चों के लिए बनाया गया था। मॉरिस को 10 साल से ही स्मोकिंग की बहुत बुरी आदत लग चुकी थी, और हॉस्टल में स्मोकिंग बिल्कुल भी अलाउड ना होने की वजह से वो दोस्तों के साथ छिपकर वाइल्ड कैट केव में स्मोक किया करते थे, क्योंकि केव के आसपास का जगह काफी शांत रहा करता था। ये केव चोर और क्रिमिनल्स के छुपने के लिए बेस्ट सूटेड प्लेस थी, और वे भी यहाँ छुपने के लिए आया करते थे। हालांकि मॉरिस और उसके दोस्त इस केव की इतनी गहराई तक नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद ये केव हॉन्टेड है। खैर, मॉरिस को अभी तक अंदर फंसे हुए 2 घंटे बीत चुके थे। मॉरिस के दोस्त जो उसके साथ केव में आए हुए थे, वो भागते हुए बस में बैठे टीचर विलियम पॉवेल को ये बात बताते हैं। विलियम के साथ 2 स्टूडेंट्स केव के अंदर जाते हैं मॉरिस को ढूंढने के लिए, पर अंदर अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। पर कुछ मिनट्स रुकने के बाद उन्हें मॉरिस के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही वो उसके पीछे आगे बढ़ने लग जाते हैं, और तब विलियम को मॉरिस दिखता है। पर सबसे हैरानी की बात ये थी कि 10 फीट की दूरी से विलियम को सिर्फ उसके जूते दिखाई दे रहे थे, और पैसेज बहुत ज्यादा नैरो होने की वजह से वो अंदर भी नहीं जा सकते थे। मॉरिस अभी तक बहुत पैनिक हो रहा था और वैसे ही हेल्पलेस पोजीशन में फंसा हुआ था। फौरन वहां पर रेस्क्यू के लिए फायर फाइटर टीम को बुलाया जाता है, जो वहां पहुंचने के बाद बहुत तेजी से अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लोग केव के अंदर जगह जगह पर लाइट बल्ब लगाते हैं और अंदर हीटर भी लगा देते हैं, जिससे मॉरिस को ठंड से थोड़ी राहत मिले।
और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने के लिए वो केव के अंदर ऑक्सीजन पाइप भी ले आते हैं। उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो मॉरिस को रस्सी से बाहर निकालने या फिर ड्रिलिंग मशीन से केव के अंदर ड्रिल करके उसे ऊपर की तरफ से बाहर निकालना है। पर ऑप्शन 2 काफी ज्यादा रिस्की था, क्योंकि ड्रिलिंग की वजह से पूरा केव कोलैप्स हो जाता। इस वक्त तक मॉरिस को फंसे हुए 6 घंटे बीत चुके थे। बिना खाना और पानी के उस पोजीशन में फंसे रहते उसकी कंडीशन खराब हो रही थी। वो रो रहा था और एग्रेसिव होकर खुद को वहां से निकालने की बेजान कोशिश करते रहता है। एकाएक मॉरिस के फंसे होने की खबर न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर और रेडियो की मदद से पूरे अमेरिका में ये बात फैल जाती है। इसी दौरान फायर फाइटर से मॉरिस को निकालने के लिए की गई सारी मेहनत और कोशिश नाकाम जा रही थी, और इसीलिए वो रेडियो से एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट कराते हैं कि अगर कोई भी इंसान है जो क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं है और बॉडी साइज में ज्यादा बड़ा नहीं है, तो वो बिना देर किए अर्जेंटली हिंकली रिजर्वेशन पे पहुंच जाए। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही एवलिन पिंकी नाम की एक एक्स केवर वहां पहुंच जाती है। पिंकी की हाइट 5 फीट 2 इंच के लगभग थी, जो उस पैसेज में जाने के लिए परफेक्ट था। वो फौरन केव में अपने पैरों में एक सेफ्टी रोप बांधकर अंदर जाती है, ताकि अगर वो अंदर फंसे तो फायर फाइटर टीम उसे तुरंत बाहर निकाल सके। पर अफसोस की बात ये थी कि वो मॉरिस के 5 फीट की दूरी तक ही पहुंच पाती है, और सफोकेशन की वजह से वो और अंदर नहीं जा सकी। पिंकी केव से बाहर निकलने के बाद फायर फाइटर टीम को केव के अंदर पुली सिस्टम इंस्टॉल करने को कहती है, क्योंकि किसी भी इंसान का मॉरिस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। खैर, ये आइडिया वर्क कर सकता था। बिना वक्त जाए किए रेस्क्यूअर्स अंदर ड्रिलिंग मशीन से पुलिस सिस्टम इंस्टॉल करने लग जाते हैं। अब तक सुबह के 11 बज चुके थे और मॉरिस की हालत और ज्यादा खराब होने लगी थी, क्योंकि उस पोजीशन में फंसे होने की वजह से उसका हार्ट ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा था। उसके पैर अब सुन्न पड़ने लगे थे। क्लीवलैंड के पास में एक एंड्रू नाम का आदमी रहता था, जिसके 2 बेटे थे, माइक और जेरी, जो केविंग किया करते थे। जब वो मॉरिस की खबर रेडियो में सुनते हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो इस रेस्क्यू मिशन में उनकी मदद कर सकते हैं। वो लोग फौरन अपनी कार से ट्रेवल करके केव तक पहुंच जाते हैं। 15 साल का माइक और 13 साल का जेरी दोनों ही एक स्किल्ड केवर थे। माइक जेरी से ज्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से खुद केव के अंदर जाने का डिसाइड करता है। माइक अपने पैरों में सेफ्टी रोप बांधकर अंदर जाता है, और सरप्राइजिंगली वो मॉरिस तक पहुंच जाता है, और पहुंचकर मॉरिस के पैरों में पुलिस सिस्टम से कनेक्टेड रोप बांध देता है और रेस्क्यूअर्स को खींचने को कहता है। मॉरिस अपनी जगह से 8 इंच ऊपर आ चुका था, पर बदकिस्मती से उसके पैरों से बंधी हुई रस्सी फिसल जाती है और वो फिर से उस पैसेज में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट भी आती है। इसी दौरान बाहर खड़े कर्टिस पेक नाम का रेस्क्यूअर का कहना था कि उन्हें फ्रिक्शन के लिए उस पैसेज में ग्लिसरीन सॉल्यूशन को गिरा देना चाहिए। इस बात को सुनते ही माइक अंदर जाकर मॉरिस के आसपास के एरिया में ग्लिसरीन सॉल्यूशन लगा देता है, और फिर से पुलिस सिस्टम वाली रस्सी को उसके पैर और यहाँ तक कि उसके चेस्ट एरिया में भी बांध देता है। बाहर खड़े लोग फिर से पुलिस सिस्टम वाली रस्सी को खींचने लगते हैं। मॉरिस दर्द में जोर जोर से चिल्ला रहा था, और बस कुछ ही देर में वो लोग उस केव से उसे बाहर ले आते हैं। बाहर निकलने के बाद मॉरिस के गाल पे चोट के निशान थे और वो जिंदा था।